असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव की जय। 2-4 मिनट के लिए मौन मंत्र जाप लेंगे, अपने इष्ट देवता को मन में याद करेंगे। श्री सद्गुरु देव की जय। अनंताचार्य जी 2 शब्द। जय भगवान। जय भगवान। सूक्ष्म सत्ता रूपे विराजित गुरु भगवानों चरणों में कोटि कोटि नमन। अत्र उपस्थित सर्वे आत्मीजनों ने मारा सस्नेह जय भगवान। डिप्लोमा फार्मसी, MBA मार्केटिंग અને MSc ઓર્ગેનિક
સાથે જેને કરેલું છે તેવા ગુરુ ભગવાનો પ્રતિ તેવા શ્રી વિંકલસિંહજી ગુરુ ભગવાનો પ્રતિ અતિ શ્રદ્ધાવાન, નિસ્વાર્થ સેવા પારાયણ, નિરાશ ચહેરાને પણ હસમુખો કરનાર, કોરોના સામે ઝઝુમતા દર્દીઓને હિંમત આપનાર અને ઉગારનાર અને સમસ્ત સેવા કાર્યનો શ્રેય ગુરુ ભગવાનોને અર્પણ કરનાર સદગુરુ શ્રી રાજર્ષિ રામના દૂત સમાન વર્લ્ડ લાઈફ મિશનના હોસ્ટ, યુવા પ્રમુખ અને મારા લઘુબંધુ શ્રી વિંકલસિંહજી ચૌહાણ આજે શરીરના સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન દ્વારા કોરોનાને કેવી રીતે મારી શકાય તે વિશે આવો આપણામાં પધારેલા છે એટલા માટે સેશન ભગવાન श्री सदगुरु देव की जय। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था। अभी प्रॉब्लम शब्द बहुत ज्यादा यूज होता है। किसी को सर्दी का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है और किसी को फिर उसमें से कोरोना का प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को मैं हृदयपूर्वक नमस्कार करता हूँ। मुझे सुनने के लिए जो भी लोग आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बात सुनने के बाद इसे आग की तरह फैला दीजिएगा, क्योंकि कोरोना से हमारी गति बढ़ानी पड़ेगी। कोरोना की गति बहुत तेज है, हमारी गति बहुत स्लो है, तो कोरोना जीत रहा है। अगर हमने हमारी गति बढ़ा दी तो कोरोना पीछे आ जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो तकलीफ हो रही है वो डर की हो रही है। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो डर की बात करूंगा, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली टीवी पे कुछ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में कुछ देख रहे हैं और डर का एक माहौल दिमाग के अंदर क्रिएट किया जा रहा है। धीरे 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 वो डर आपके ऊपर हावी होता है और वो डर हावी होके आपको दिक्कत देना शुरू करता है। तो सबसे पहले तो निर्भय हो जाइए। धरती के ऊपर भगवान ने आपको भेजा है तो उसको कुछ काम है और वो काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक भगवान आपको मृत्यु नहीं देगा। मैं इस बात के ऊपर जिंदा हूँ और इसी बात के ऊपर मैं किसी भी कोरोना के पेशेंट के पास जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि धरती पे मेरा काम है तो भगवान मुझे अच्छा थोड़ा लोड पड़ रहा है, संख्या की वजह से थोड़ा लोड पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन मेरा जो मुद्दा है, मेरा जो मेन पॉइंट है वो मैं सबको देके ही जाऊंगा, चाहे कितना भी लोड पड़ ले, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो जाए। अभी मेरा आवाज सही तरह आ रहा है ना आचार्य? ओके, थैंक यू। तो मैं था डर के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत होती है डर से। डर का एक माहौल क्रिएट किया जाता है आपके दिमाग के अंदर, मतलब क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी बहुत प्यारी होती है, सबको अपना शरीर बहुत प्यारा होता है। तो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप न्यूज ना देखें, न्यूज़पेपर ना पढ़ें, सोशल मीडिया में मैसेज ना पढ़ें, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ऐसा है कि एक इग्नोरेंस लेवल मेंटेन कीजिए अपने बॉडी के अंदर और उसको इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया ना तो फिर डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा।
इसलिए उसका इग्नोरेंस का लेवल लाइए, उसकी साइंटिफिक जांच कीजिए कि वो जो लिखा गया है वो सही है या गलत है। थोड़ा हमारी तरह ध्यान योग करेंगे, थोड़ी साधना करेंगे तो क्या है कि अंदर से भी आवाज आने लगेगी कि भाई ये इसको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। सबसे बढ़िया इसके अंदर ध्यान योग साधना है। तो उससे क्या होता है कि हम अंदर से पता चलता है कि ये सही है, गलत है, क्या नहीं, हमको पता चलता है। तो आपको पता चलने लगेगा तो आपको डर कम लगेगा। दूसरी चीज ऐसी हुई कि जो फर्स्ट सेशन चला, लास्ट मार्च से शुरुआत हुई, तो कोरोना को इतनी सफलता नहीं मिली क्योंकि भारत विषुववृत्त के ऊपर बसा है और यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी जो है वो वर्ल्ड के दूसरे देश वालों से अच्छी होती है। मेरी बुआ जी जर्मनी रहती है, जर्मनी से जब यहाँ पे आती है तब बीमार हो जाती है, लेकिन हम बीमार नहीं होते क्योंकि यहाँ के वायरसों को वो पहचानते नहीं है और हम सब वायरस के साथ दोस्ती करके बैठे हुए हैं। तो वो दोस्ती की वजह से हम बीमार नहीं होते हैं, लेकिन कोई अननोन पार्टी जब हमारे एरिया में आती है तो वो बीमार हो जाती है क्योंकि उसने वो वायरस देखे नहीं होते, उनकी बॉडी उस वायरस की फ्रेंड नहीं होती। तो अभी हमको कोरोना से फ्रेंडशिप करनी है। सरकार उसको कुछ अलग तरह से बता रही थी कि हमें कोरोना के साथ जीना सीख लेना पड़ेगा। उससे अच्छा उनने बोल दिया होता ना कि हमको कोरोना को फ्रेंड बनाना पड़ेगा तो थोड़ा अच्छा भी लगता। तो यहाँ पे हम कोरोना को फ्रेंड कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी बात करूंगा। और दूसरा, शरीर का जो सूक्ष्म विज्ञान है, कोरोना शरीर में जाता है, शरीर में जाने के बाद कोरोना क्या क्या करता है और कैसे डैमेजेस करता है और क्या दिक्कत आती है और हम क्या करके उसको बढ़ा देते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसका इलाज कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। और इलाज के बाद अगर कोई पर्सन ऑक्सीजन पे चला जाता है या वेंटिलेटर पे चला जाता है तो भी हम उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम पिछले 1 साल से बहुत ही ऊपर वाले की दया से अच्छी तरह कर रहे हैं और हमने काफी सफलताएं पाई हैं। और इसमें से मुझे सुन रहे होंगे वो लोग भी, काफी लोग इसमें से गुजर चुके होंगे, उनको पता होगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो कितना सत्य है। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कैसे लगता है। पहला, डर मैंने जो बताया वो। दूसरा, संपर्क। मैं ऐसा नहीं कहता कि संपर्क से कोरोना वायरस नहीं लगता है, संपर्क से कोरोना वायरस लगता है, संपर्क से कोई भी वायरस लगता है। जैसे मैंने बोला, जर्मनी से मेरी बुआ जी इंडिया में आती है, तो इंडिया में आने के बाद संपर्क में आती है तो उनको वायरस लग जाता है। जो वायरस मेरा दोस्त होता है वो उनके लिए दोस्त नहीं होता है, तो वो बीमार हो जाते हैं। सेम सिचुएशन होती है। इतने सारे लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मैं भी जाता हूँ, मेरे काफी दोस्त भी जाते हैं, लेकिन हमको वायरस नहीं लगता है क्योंकि शायद वो हमको पहचान गया है। हमने सरकार की बात मान ली है कि भाई इसके साथ जीना होगा, तो हम उसके साथ जीने लगे हैं। इसलिए ऐसे काफी लोग हैं जो उसके साथ जीने लगे हैं, उनको डर नहीं है, उनको वायरस लगता नहीं है, उन्होंने वायरस को पहचान लिया है। मतलब उन्होंने का मतलब इम्यूनिटी सिस्टम ने, उनकी इम्यूनिटी ने वायरस को पहचान लिया है, तो वो वायरस उनको इफेक्ट नहीं करता है। तो ये जिसको लग रहा है, आप अपने पहचान वाले 4-5 लोगों को अगर कोरोना हुआ है ना, तो उसका एक सिंपल सर्वे कीजिएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात के सारे सत्य वहां छुपे बैठे हैं। आप उनको देखेंगे ना तो क्या होगा, उन्होंने स्टीम लेना शुरू कर दिया था कब, पिछले मार्च या अप्रैल से, जब भारत के अंदर कोरोना की एंट्री पड़ी ने, उन्होंने स्टीम लेना शुरू कर दिया था, उन्होंने विटामिन सी खाना शुरू कर दिया था, उन्होंने जिंक सल्फेट खाना शुरू कर दिया था, नींबू पानी पी रहे थे, दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी पी रहे थे। अब ये सारी चीजें कर रहे थे, इम्यूनिटी तो ऑलरेडी पावरफुल थी, इसलिए कोरोना ने इतना कहर नहीं मचाया जितना ये सेकंड स्ट्रेन जो कह रहे हैं उसने मचाया है। अभी सीरियसली मैं बताऊं तो बहुत ही भयंकर परिस्थिति है अपने देश के अंदर। आपकी सिटी में भी शायद ऐसी ही कोई परिस्थिति चल रही होगी जैसी हमारी सिटी में चल रही है। तो ये परिस्थिति का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको जो स्टीम लेने को बोला गया, आपको गर्म पानी पीने को बोला गया। अभी शायद कोई डॉक्टर्स भी मुझे सुन रहे होंगे, अभी जो लोग एक्सपायर हो रहे हैं वो कोरोना से नहीं हो रहे हैं, वो न्यूमोनिया से हो रहे हैं। हम जो सिटी स्कैन करवाते हैं ना, उसमें जो 25 में से 16, 12, 15, 8, 5 ये जो स्कोर आ रहे हैं ना, वो न्यूमेटिक स्कोर होते हैं, वो कोई कोरोना के स्कोर नहीं है। वो न्यूमोनिया का इन्फेक्शन अपने लंग्स के अंदर कितना लगा है ना, उसका स्कोर है। तो वो न्यूमोनिया है, वो कोरोना नहीं। अभी न्यूमोनिया क्यों है? पहले क्या हो रहा था कि कोरोना लास्ट अप्रैल, मार्च अप्रैल के अंदर कोरोना आया
15 दिन के बाद किसी के फेफड़ों में गया, किसी के लंग्स में गया और 20-25 दिन के बाद आदमी एक्सपायर हुआ। अभी क्या हो गया, 5 दिन 6 दिन के अंदर फेफड़ों में चला गया, 8 दिन के अंदर आदमी एक्सपायर हो गया। तो क्या बोल दिया गया कि भाई इस बार का जो स्ट्रेन है ना, वो लास्ट स्ट्रेन से बहुत मजबूत है और बहुत तेजी से काम करता है। सर मैं एक बात बता दूं, वो तेजी से काम नहीं कर रहा है। आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में जो स्टीम लिया, जो गर्म पानी पिया, नींबू पानी पिया, विटामिन सी ले किया, इन सारी चीजों से आपके फेफड़े कमजोर हो गए। आपके फेफड़े इतने कमजोर हो गए, आप किसी भी मेडिकल वाले को पूछिएगा कि न्यूमोनिया क्यों होता है, तो वो बताएगा कि फेफड़ों में पानी जाने से। और हमने स्टीम ले लेके फेफड़ों को पानी से भर भर किया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पिछले मार्च अप्रैल से लगे हुए थे। और इस जनवरी के अंदर सेकंड स्ट्रेन करके पता चल गया कि सबके फेफड़े कमजोर हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोरोना तो वही का वही है, लेकिन हम कमजोर हो गए हैं, वो मजबूत नहीं हुआ, हम कमजोर हो गए, इसलिए वो मजबूत लग रहा है। तो ये कहानी हमारे साथ हो गई, इसलिए यहाँ भारत में कहर बरताने में उसको 1 साल लग गया, क्योंकि पहले आपको कमजोर करा गया, उसके बाद उसका अटैक हुआ, तो आप हार गए और वो जीत रहा है वायरस ही। 2-4 लाख टाइप के वायरसों के 84 लाख योनियां हैं, हमारे वेदों में लिखा है 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य ढूंढ रहा है, कभी शायद 12-13 लाख योनि से ज्यादा ढूंढ नहीं पाया अभी। बाकी की योनियां यहाँ छुपी पड़ी हैं वायरसों में और बैक्टीरियाओं। तो वायरस की इतनी सारी योनियों को भगवान ने ऐड किया है, तो मतलब न जाने कितनी है, 2 लाख 2.5 लाख तो मस्ती से होंगी। तो इतने सारे वायरसों के बीच इंसान को जीना है, तो जीना सीखना पड़ेगा। और दूसरा कि वायरस से मरने के लिए इंसान कभी नहीं बना, इस बात को आप गांठ मार लीजिए कि वायरस से मरने के लिए इंसान नहीं बना। इंसान मरता है बैक्टीरिया से, या इंसान मरता है किसी अपने लंग्स या किसी पार्ट के फेलियर से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक कहानी, जिस कहानी इसमें आप बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे कि वायरस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और हम उसका जवाब देने में क्या गड़बड़ कर रहे हैं। मैं किसी के संपर्क में आता हूं, मुझमें एक मिनट, हाँ जी, मैं किसी के संपर्क में आता हूं, टच करता हूं, उससे बात करता हूं, मुझे किसी भी तरह इन्फेक्शन मेरी आईज, नोज या कहीं से भी लग जाता है, तो सबसे पहले अपना एरिया कवर करता है मुंह का और नेसल का, नाक का। वायरस वहां पे आता है, वहां से वायरस जाता है गले में। अभी नाक के अंदर तो हम हवा लेते रहते हैं, तो लाखों वायरसेस आना जाना करते रहते हैं, तो वहां पे दिमाग संज्ञान नहीं लेता है वायरस की। तो ये पूरी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ कि वायरस की एंट्री पड़ती है, वायरस नाक में जाता है, नाक में से वायरस जैसे ही गले में जाता है, तो दिमाग एक अलर्ट मारता है, और T3 सेल्स जो होते हैं, उसके टी सेल्स जो होते हैं, वो भागना शुरू करते हैं और एक रिपोर्ट देते हैं कि भाई कोई एंटीबॉडी, मतलब जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ शरीर के अंदर घुसा है। इससे दिमाग अलर्ट मोड में आता है और दिमाग सर्च ऑपरेशन चालू करता है कि भाई कौन है, कहाँ है, कितनी क्वांटिटी है, क्या है ये। तो सारा का सारा रिपोर्ट सिर्फ 2-4-5 मिनट में दिमाग के पास आ जाता है कि उनकी क्वांटिटी इतनी है, वो इस स्टाइल से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उनकी साइज ये है, हमको दिख नहीं पा रहे हैं, हमको मिल नहीं रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ दुपक के बैठे हैं, पर अंदर आए हैं, ये डेफिनेट है। इसे दिमाग क्या करता है कि उनको आग से जलाने के लिए टेम्परेचर हाई करता है। वो तय करता है कि भाई 50,000 वायरस का लोड है, तो 50,000 को मारने के लिए मुझे 102 डिग्री का टेम्परेचर करना है, तो वो 102 डिग्री टेम्परेचर ले जाके खड़ा कर देता है। और उनको जलाने की प्रक्रिया, वो खून को गर्म करता है। खून को गर्म क्यों करता है? क्योंकि आप देखिए, कहीं भी आप शरीर के अंदर देखेंगे तो हर जगह खून है, ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर खून जाता है। उसको रिपोर्ट मिला है कि एकदम छोटा जंतु है और कहाँ दुबका है मुझे पता नहीं है, तो वो खून गर्म करेगा तो खून हर जगह जा रहा है। तो हर जगह में वो कहीं भी दुबका होगा तो खून गर्म होने की वजह से वहां पे जल जाए।
इसलिए दिमाग ने 102 डिग्री टेम्परेचर तय किया और 102 डिग्री का टेम्परेचर लाना शुरू किया वायरस को मारने के लिए। और हमने क्या किया फिर? 99% लोग यहाँ पे यही सोचेंगे कि बुखार आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? डॉक्टर के पास तो बाद में जाएंगे। हमारे घर के अंदर ही पड़ा होता है हमारा दुश्मन पैरासीटामोल। 100.5 डिग्री टेम्परेचर होगा ना, 100.5, और हम पैरासीटामोल खा लें। अभी कहानी 102 तो बहुत दूर की बात थी, वहां तक तो बेचारा दिमाग पहुंचा ही नहीं। और हमने 100.5 के ऊपर, यार बुखार आया, डर 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 चढ़ गया हमारे ऊपर। अरे बुखार हमारा दुश्मन है ही नहीं यार, बुखार तो एक मैकेनिज्म है, भगवान ने बनाया एक मैकेनिज्म। रिपेयरिंग सिस्टम बोलते हैं हम उसको, डिफेंसिव सिस्टम बोलते हैं उसको, हम उसको किलिंग मशीन बोलते हैं, न जाने हमने तो कितने नाम दे रखे हैं उसको। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपका डिफेंसिव सिस्टम है। डिफेंसिव सिस्टम कभी हमारी बीएसएफ, हमारी सिक्योरिटी फोर्स हमको मारने के लिए नहीं बनी है, वो हमको बचाने के लिए बनी है। तो वो हमको बचाने के लिए है। लेकिन मेडिकल साइंस ने क्या सो देखा कि 104 105 डिग्री अगर किसी को बुखार आता है तो एंड ऑर्गन डैमेज होता है। एंड ऑर्गन का मतलब होता है लीवर को कुछ नुकसान हो सकता है, इवन दिमाग को कुछ नुकसान हो सकता है, किडनी को कुछ नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने वो नुकसान ना हो इसके लिए एक पैरासीटामोल कंटेन वाला ड्रग ढूंढा कि जो दिमाग को फीवर ना लाने दे। उनका पर्पस सही था कि भाई पैरासीटामोल देने से क्या होगा, तो कि एंड ऑर्गन डैमेज, जो मैंने अभी ऑर्गन बोले, वो एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। अभी पैरासीटामोल की कहानी यहाँ पे क्यों मैं कर रहा हूं वो मैं आपको बता दूं। अगर आपको मलेरिया हुआ है, पी फाल्सीपेरम से मलेरिया होता है, अगर पी फाल्सीपेरम बैक्टीरिया से आपको मलेरिया हुआ है तो उसकी क्विनाइन सल्फेट मेडिसिन अवेलेबल है। क्विनाइन सल्फेट मेडिसिन से पी फाल्सीपेरम मर जाता है। अभी बात को एकदम सीधी तरीके से समझाता हूं कि पी फाल्सीपेरम आपको लगा, आपके पास क्विनाइन सल्फेट है, क्विनाइन सल्फेट के साथ एंड ऑर्गन डैमेज के लिए मेडिकल साइंस ने बोला कि भी पैरासीटामोल लेना पड़ेगा। आपने पैरासीटामोल लिया, बुखार को रोका, क्विनाइन सल्फेट ने पी फाल्सीपेरम को मार दिया, कहानी खत्म। 4-5 दिन के अंदर मलेरिया ठीक हो गया। अभी यहाँ कहानी चेंज होती है। कोरोना वायरस है, यहाँ क्विनाइन सल्फेट की जगह कोई दवा नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन ऑफ कोरोना वायरस। आपको जो फेबी फ्लू और फेबीवीर और न जाने क्या क्या फेबी फेबी करके दिया जा रहा है, वो कोई कोरोना का मेडिसिन नहीं है। और ना ही जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं आपको, वो भी कोई कोरोना के इंजेक्शन नहीं है, वो एंटीवायरल इंजेक्शन है, लेकिन कोरोना के इंजेक्शन नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, वायरस यहाँ पे खड़ा है। अभी इसको मारने के लिए दिमाग के पास चाबी है, वो आग ला के उसको मारना चाहता है, लेकिन हम वो भी पैरासीटामोल से रोक देते हैं, एंड ऑर्गन डैमेज ना हो उसके चक्कर में। अभी यहाँ पे दवा नहीं है, दवा वायरस को मारती नहीं है, हमने दिमाग को रोक दिया, दिमाग ने वायरस को नहीं मारा। तो वायरस बहुत ही तेज मल्टीप्लिकेशन करता है, क्योंकि जितना छोटा जीव होता है उसका आयुष्य उतना छोटा होता है, जितना बड़ा जीव होता है उसका आयुष्य उतना बड़ा होता है। तो ये तो इतना छोटा जीव है कि इसको अभी तक किसी ने माइक्रोस्कोप में नहीं देखा है, और जो दिखता नहीं है उसे डर बहुत लगता है। जो भूत से डरते होंगे ना, वो समझ जाएंगे मेरी बात कि भूत दिखता नहीं है तो भूत से डर बहुत लगता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत वो है। तो ये कोरोना नाम का जो भूत है वो भी दिखता नहीं है, किसी ने देखा नहीं है उसको। आपको जो चित्र दिखाए ना, वो इमेजिनेशन वाले चित्र हैं, जो 2012 की मूवी में आ चुके हैं, उससे पहले 2008 की मूवी में आ चुके हैं, और उससे पहले 2004 की मूवी में भी आ चुके हैं। मतलब 15-20 साल पहले ही उनने इमेज कर लिया था कि कोरोना ऐसा होगा। उसका फोटो आपको अभी दिखाया जा रहा है। तो वो इमेज वाला वायरस है, उसको देख नहीं पा रहे हैं हम, इसलिए उसको मारना दिमाग के लिए बहुत ही इजी है। क्योंकि वो बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया का साइज बहुत बड़ा होता है, बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं आप। मलेरिया का रिपोर्ट निकलवाओगे तो पी फाल्सीपेरम देखा ऐसा लेबोरेटरी वाला लिख के देगा। एक भी रिपोर्ट के अंदर एक भी लेबोरेटरी वाला कोरोना देखा नहीं ऐसा लिख के नहीं दे रहा है। आरटीपीसीआर, एंटीजन, क्या उसके साइंस, वो कितना प्रोटीन खा रहा है, वो प्रोटीन का कितना यूज कर रहा है, उसके बेस के ऊपर कुछ रिपोर्ट बनाए गए, उससे गेस किया जा रहा है कि आपको कोरोना हो गया है। बाकी एक भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है जो रिपोर्ट आपको माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे पी फाल्सीपेरम देख रहे हैं, एस टाइपी टाइफॉइड का बैक्टीरिया देख रहे हैं, ऐसा कोई माइक्रोस्कोप के अंदर देख के नहीं बता रहा है कि इनको कोरोना हो गया है।
वो जो भी आ रहा है सारा गेसिंग के ऊपर है, ऊपर से कह दिया कि ये रिपोर्ट करोगे उसके अंदर इतना इतना पॉइंट आएगा तो आपको कोरोना है। तो ये कोरोना की पहचान मैं आपको दे रहा हूं कि कोरोना की पहचान करना बहुत ही मुश्किल है और ये बहुत ही कम फीवर के अंदर मर जाता है, इसका आयुष्य बहुत छोटा है और ये इतना कोई बड़ा फीवर आपको नहीं लाने वाला है दिमाग उसको मारने के लिए, उसको जलाने के लिए। मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर एक ही पार्टी के अंदर 4.5 नापा गया था, बाकी 2.2 2.5 से ज्यादा फीवर किसी का नहीं देखा गया है और एक ही पर्सन का और उसका एक 4.5 देखा गया तो उसका 24 आवर के अंदर ही वो किलिंग मशीन हम जो कह रहे हैं दिमाग को किलिंग मशीन कह रहे हैं तो वो किलिंग मशीन ने 4.5 फीवर ला के 24 आवर के अंदर ही कोरोना को मार दिया था। दूसरे दिन ही उसका फीवर 97.5 हो गया। अभी जो जिसका 102.5 या 102 के करीब फीवर होता है ना उनका फर्स्ट डे ये चलता है, सेकंड डे 100.5 पे आ जाता है, थर्ड डे वो 99 के पास आता है और फोर्थ डे वो 97.5 98 पे चला जाता है। तो फोर्थ डे के ऊपर दिमाग की लेबोरेटरी तय कर देती है कि अभी इस बॉडी के अंदर कोरोना वायरस नहीं है, ऐसा दिमाग तय कर देती है। अगर उसको कोरोना वायरस दिखेगा तो वो फिर से फीवर लाएगा और फिर से फीवर ला के कोरोना को मारने का ट्राई करेगा और आप पैरासीटामोल खाओगे तो ये कहानी उलट जाएगी। ये कहानी कैसी हो जाएगी? जैसे मैंने कहा पैरासीटामोल खा लिया, यहाँ पे वायरस बैठा है, उसको टेम्परेचर नहीं मार रहा है, उसकी दवा नहीं मार रही, वो मल्टीप्लीकेशन कर रहा है गले के अंदर, धीरे 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 बढ़ता जाएगा और उसके बाद वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगा और लंग्स के अंदर एंटर होते ही वो न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। वो कोई कोरोना का इन्फेक्शन नहीं रहता है, बाद में वो न्यूमेटिक इन्फेक्शन लग जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है और फिर खांसी शुरू होती है और ऐसी खांसी शुरू होती है बिल्कुल सूखी खांसी और काफी आती है खांसी और खांसते खांसते हमारा ऑक्सीजन डाउन जाने लगता है और फिर जो होती है कहानी वो आप न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे, टीवी में भी देख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि सारे के सारे जो मुझे सुन रहे हैं वो लोग अगर किसी के अंदर सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले क्या होता है शरीर दर्द करता है, सिर दर्द करता है, कमर दर्द करती है, ऐसा एक सिम्टम्स आता है। उसके बाद सर्दी खांसी या ऐसा कुछ हो सकता है, गले में दर्द होता है। ये सारे सिम्टम्स आते ही बुखार की शुरुआत होती है और जैसे ही बुखार की शुरुआत होती है या तो कुछ लोग तो क्या होता है कि सर दर्द और गले का दर्द से ही पैरासीटामोल लेना शुरू कर देते हैं। आप पैरासीटामोल मत खाइए, बाकी के सारे एंटीबायोटिक खाइए आप, लेकिन पैरासीटामोल मत खाइए, दिमाग को काम करने दीजिए। जितना फीवर आए उतना फीवर टॉलरेट कीजिए क्योंकि जिसकी दवा नहीं है उसकी दवा दिमाग के पास है, दिमाग उसको गर्म करके मार देगा, लेकिन उसकी गर्माहट को दिमाग के काम को आप रोकिए मत। पैरासीटामोल खाने के बाद जो परिस्थिति आती है, कोरोना वायरस इतनी तेज मल्टीप्लिकेशन करता है, अभी जो हो रहा है वो 4 या 5 दिन के अंदर लंग्स का इन्फेक्शन बताना शुरू कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो 10 दिन के बाद होता था पिछले साल, अभी 4-5 दिन के अंदर ही लंग्स का इन्फेक्शन बताना शुरू हो जाता है। इसलिए पैरासीटामोल यहाँ पे नहीं खाना है, बुखार को आने देना है, जितना बुखार आए उतना टॉलरेट करना है और टॉलरेट करके उसको मैंने कहा कि 3 दिन की प्रक्रिया करेगा दिमाग और 3 दिन के अंदर दिमाग उसको मार डालेगा और उसके बाद आप कोरोना मुक्त हो जाएंगे। मेरे पास काफी काफी मतलब बहुत सारे ऐसे केस है जो 3-4 दिन के अंदर कोरोना मुक्त हो चुके हैं, शायद मुझे सुन भी रहे होंगे। और उसके बाद होता क्या है कि वो डर जो दिमाग के अंदर बैठा होता है ना, वो डर ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करने देता है कि सारी दुनिया पागल हो रही है, 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में जा रही हो, मेरा 3 दिन में ठीक हो गया, 4 दिन में ठीक हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो क्या होता है कि वो बार बार ढूंढते हैं, गला दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, वो 2-3 दिन ऐसा चलता है, फिर एकदम एक्सेप्टेंस आता है कि नहीं नहीं ये तो मुझे ठीक ही हो गया है, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन वो हो जाता है, ठीक हो जाता है, ये डेफिनेट बात है, हमने बहुत लोगों को ठीक किया है। तो एक ये तरीका है सीधा कोरोना से लड़ने का कि आप पैरासीटामोल ना खाएं, बाकी की एंटीबायोटिक अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, उससे भी बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक भी एंटीबायोटिक, एक भी मेडिसिन कोरोना को मारने की दवा नहीं है। वो सारा के सारा WHO से लेके सब लोग ये कह रहे हैं कि एजिथ्रोमाइसिन से कोरोना नहीं मरता है।
कोरोना नहीं मरता है। कोरोना मरता है तो दिमाग कुचामोल खा करते हैं, वो 6-7 दिन के बाद आगे की प्रोसेस में चले जाते हैं, मल्टीपल इन्फेक्शन की प्रोसेस में चले जाते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि अगर पैरासीटामोल मत खाइए। आचार्य, मेरा आवाज आ रहा है ना? जी, पैरासीटामोल मत खाइए। तो एक इस तरीके से आप इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। सारे देश के अंदर ये बात बता सकते हैं कि भाई दिमाग से लड़िए, दिमाग और लीवर को काम करने दीजिए। दिमाग और लीवर 2-3 दिन के अंदर वायरस को मार डालेंगे। इसकी बहुत छोटी साइज है, ये इतनी छोटी साइज में हमको मार नहीं सकता, हमको नुकसान नहीं कर सकता। इन 3-4 दिनों में आपको क्या खाना पीना है वो भी मैं आपको दिखा देता, बस समझा देता हूँ। आपको क्या खाना है, तो आपको चावल और चावल की आइटमें खानी है जो इजी टू डाइजेस्ट होती है। खिचड़ी खाइए, राइस खाइए, पुलाव खाइए, मग चावल खाइए, मग चावल की खिचड़ी खाइए। वेजिटेबल्स खाने हैं कच्चे, आपको भगवान की बनाई हुई आइटम बोलते हैं हम उनको। वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स में आपको चीकू और केला नहीं खाना है, बाकी सारे के सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। 3 दिन का प्रोसेस है, लेकिन यहाँ ये बात 100% आप याद रखिएगा कि फीवर को आने दीजिएगा। अभी सबको टेंशन ये हो रहा होगा कि फीवर नॉन कंट्रोलेबल हो जाए तो फिर क्या करना है, उस पे भी मैं आ रहा हूँ। अगर आपका फीवर 103 के ऊपर जाता है, क्योंकि वो वायरस के लोड के हिसाब से फीवर आएगा। मैंने पहले कहा कि दिमाग पहले एक सर्टिफिकेट लेगा कि भाई कितने क्वांटिटी में है, रिपोर्ट निकालेगा कि कितने क्वांटिटी में है। तो वो क्वांटिटी का लोड अगर ज्यादा है तो वो उसके हिसाब से ज्यादा फीवर करे। तो अगर आपका 103 के आसपास फीवर चला जाता है तो अपने सर के ऊपर आप ठंडे पानी के पोते रख के, याद कीजिए हमारे बुजुर्ग ये सलाह दिया करते थे, ठंडे पानी के पोते सिर पे रखिए और पैर पे रखिए, तो 15-20 मिनट के अंदर आपका बुखार 1-2 डिग्री डाउन हो जाएगा और आपको तकलीफ कम हो जाएगा। लेकिन वो लोड वहां पे खड़ा हुआ है, इसे दिमाग वो टेम्परेचर को फिर से ले आएगा। आधे घंटे घंटे के बाद वो टेम्परेचर फिर से आ जाएगा, लेकिन आपको दिक्कत बहुत कम होगा। बीच में थोड़ा ब्रेक मिलेगा तो आपको दिक्कत बहुत कम होगा। लेकिन वो 5-6 घंटे की, 7 घंटे की एक प्रक्रिया है। फर्स्ट शॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट है, जो 102 डिग्री 103 डिग्री का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट है वो। उसमें ही हमको मजबूत रहना है, हमको डरना नहीं है। फीवर से नहीं डरना है, क्योंकि उसको समझना है, उसको किलिंग मशीन की तरह फील करना है कि मेरा मशीन निकला अभी और सारे के सारे कोरोना को मार के वापस आएगा। एक भी कोरोना को ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, ऐसा फीलिंग्स लाना है अंदर। वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, और आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है। आपको एक-एक, डेढ़-डेढ़ घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। जैसे हम 1 बजे का टाइम होता है, लंच का टाइम हो गया है, चलो सारे बैठ के खा लें, तो इस तरह आपको पेट भर के नहीं खाना है। आपको एक-एक, डेढ़-डेढ़ घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाते रहना है, और इस तरह 3 दिन निकालने हैं आपको। 3-4 दिन के अंदर आप फीवर से फ्री होंगे, और जैसे ही फीवर से फ्री होंगे, आप कोरोना से फ्री हो जाएंगे। तो एक एक सिंपल तरीके से आप कोरोना को हरा सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो कोरोना को मारने के लिए बनी है। अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है, किसी ने ढूंढी नहीं है कि ये कोरोना की मेडिसिन है। और अगर किसी ने ढूंढ भी ली, तो वो जब रिपोर्ट लेके आएंगे ना, तो आप देखिएगा उसमें 60% चांसेस ऑफ किलिंग कोरोना करके वो 60% 40% वाली कहानी आ जाएगी कि भाई 100 में से 60 लोगों को कोरोना मर जाएगा, 40 में नहीं मरेगा। तो वो तो अभी भी हो रहा है, उसमें दवाई का कोई रोल नहीं है। इसलिए दिमाग को काम करने दीजिए, लीवर को काम करने दीजिए, और कोरोना को किल करने में उसकी हेल्प कीजिए आप, और उस हेल्प से कोरोना से आप आराम से जीत सकते हैं। अभी इस प्रक्रिया के अंदर आप दिमाग और लीवर को जो हेल्प करते हैं, वो हेल्प को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक काढ़ा सजेस्ट किया है। एक हर्बल काढ़ा, जिसका नाम हमने दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश काढ़ा। इसमें 60% महेश है, जिसका हम डिस्ट्रॉयर कहते हैं। 20% इसमें ब्रह्मा है, इसे हम सर्जनहार कहते हैं। और 20% इसके अंदर विष्णु है, जिसे हम पालन पोषण कर्ता कहते हैं। तो इसमें मेन रोल जो है 60% डिस्ट्रॉयर का है, क्योंकि जैसे ही आप इसको पीना शुरू करते हैं,
और किलिंग मशीन आपका मतलब बुखार शुरू होता है तो एक डिस्ट्रॉइंग सिस्टम स्टार्ट होती है बॉडी के अंदर, तो वो सब कुछ ऊपर से लेके नाभि तक का सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। बीच में जो भी अड़चन आती है सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। तो उसके अंदर अच्छा और बुरा, जैसे केदारनाथ के अंदर डिस्ट्रॉइंग मशीन चालू हुआ था तो उसने पापी पुण्य किसी को नहीं देखा, लेडीज जेंट्स बच्चे किसी को नहीं देखा, उसने सबको डिस्ट्रॉय कर डाला। उस तरह वो डिस्ट्रॉय करता है अंदर। तो उसको रात के अंदर बॉडी, ये पालनहार और मतलब तुलसी और हल्दी जो है, जिसको हमने ब्रह्मा और विष्णु नाम दिया है, वो पालन पोषण करके उसको रात को फिर से बना देती है। तो हम सुबह फ्रेश हो जाते हैं वापस। इस तरह के एक टेक्निकल बात के साथ हमने एक ब्रह्मा विष्णु महेश काढ़ा बनाया है, जिसके अंदर अदरक, लौंग, काली मिर्च, ये 3 चीजों को हमने महेश कहा है। तुलसी के अर्क को विष्णु कहा है और हल्दी के अर्क को हमने ब्रह्मा कहा है। और उसके अंदर हम एक सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट डालते हैं, उसको हमने नारद मुनि कहा है। ऐसे करके एक ब्रह्म सभा बनाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद की। इसके अंदर दिमाग और लीवर को उत्तेजित करने के सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत ही हेल्प करते हैं। फीवर के अंदर हमको आराम मिलता है, फीवर के अंदर हमको बहुत ही रिलैक्स मिलता है इस काढ़े से पीने से। और डिस्ट्रॉइंग होने की वजह से कोरोना बहुत ही तेज मर जाता है। तो इस तरह हम हर्बल टेक्निक से दिमाग और लीवर को सपोर्ट करते हैं, ताकि इंसान को और कुछ तकलीफ ना पड़े और कुछ ज्यादा डैमेजेस ना हो। ये 2 तरीके से 2 चीजें, एक पैरासीटामोल खाए बगैर बुखार आना देना है और साथ में एक ये काढ़ा पीना है। तो वो चीज से हम कोरोना को आराम से हरा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें खर्चा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कोरोना को हरा सकते हैं। अभी इसके बाद की कहानी क्या है, तो इसके बाद अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उनको सांस की दिक्कतें होने लगती है, तो इसमें 5 तुलसियों का जो अर्क आता है, वो अर्क का पानी बनाना है। 1 लीटर पानी के अंदर 30 टू 40 ड्रॉप्स डाल देने हैं और उसको अपने इष्ट देवता का नाम देते हुए बॉटल को ऐसे पकड़ के ऐसे हिलाना है। 1 मिनट तक आपको हिलाते रहना है उसको, ताकि वाटर मॉलिक्यूल और तुलसी के अर्क के मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए बहुत सही तरह। और उसके बाद पेशेंट को इसे पीने दे देना है और पेशेंट को ऐसा बोलना है कि ये बॉटल सुबह से लेकर शाम तक आपको फिनिश करना है। एक एक घूंट पीते रहिए, एक एक घूंट पीते रहिए। यहाँ पे बहुत जानकार बैठे होंगे जो जानते होंगे कि तुलसी माता जो अपनी है, उसके अंदर ऑक्सीजन राइजर, वायरस किलिंग, बैक्टीरिया किलिंग का जो पावर है, बहुत ही जबरदस्त पावर है। तो जब ये हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट एडमिट हो जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट एडमिट हो गए हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनको ये पानी देना हमें शुरू कर देना है। 3 से 5 दिन तक ये पानी कंटिन्यूस देना है हमको। 2 बॉटल खत्म हो गए, यानी कि 2 दिन होंगे तो उनकी रिकवरी आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हम ऑक्सीजन राइज मारते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं कि मेडिसिन से जो उनको टॉक्सिन उनके बॉडी में गया है, वो तुलसी देने से बाथरूम के द्वारा निकल जाता है टॉक्सिन पूरा। ये दूसरी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस का हम अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि पैरासीटामोल खाने की बंद करने को कहते हैं, लोग बात को समझते नहीं है। फिर 5-6 दिन के बाद उसी भाई साहब का फोन आता है कि विंकल भाई यार मैं तो ट्रैप हो गया, अभी मेरा तो सीटी स्कैन का स्कोर 25 में से 15 आ गया, मैं हॉस्पिटल में आ गया, अभी मैं क्या करूं। तो हम उनको तुलसी का पानी शुरू कर देते हैं और वो शुरू करते ही उनकी इम्यूनिटी एकदम बूस्ट होती है, उनका ऑक्सीजन एकदम राइज होता है और 3-4 दिन के अंदर वो काफी फास्ट रिकवरी करते हैं। तब हम किसी मेडिसिन को बंद करने के लिए नहीं बोलते हैं, तब हम किसी चीज को बंद करने के लिए नहीं बोलते, हम सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करते हैं और बॉडी को सपोर्ट करके और मेडिसिन का जो इफेक्ट है ना उसको डबल कर देते हैं। तो उसकी वजह से उनको रिजल्ट मिलता है और वो 10-15 दिन की जगह 4-5 दिन के अंदर हॉस्पिटल में से छुट्टी ले लेते हैं। ऐसे भी शायद कुछ लोग मेरे सामने बैठे होंगे जो इस तरह 4-5 दिन के अंदर हमने हॉस्पिटल में से निकाले हैं। आज मैंने सबको मैसेज किया है, सबको बोला है कि आप आइएगा।
मैंने रिव्यू इसलिए नहीं रखा है क्योंकि रिव्यू के अंदर टाइम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। अभी जब हम पैरासीटामोल वाली कहानी में थे, तब मैंने जो खाने की बात करी, तो उसके अंदर जो मैंने चावल की आइटम है खाने के लिए बोला, उसके अलावा हमें दूध और दूध की सारी प्रोडक्टें बंद कर देनी है। अगर चाय के शौकीन है, 3 दिन का तप कर दीजिए, 3 दिन का चाय का उपवास कर दीजिए। दूध और दूध की सारी प्रोडक्टें जिसमें छाछ, दही, मक्खन सब कुछ आ जाता है। और दूसरा गेहूं और गेहूं की सारी प्रोडक्टें, उसमें रोटी भी आ जाती है, ब्रेड भी आ जाता है, बिस्किट भी आ जाता है, टोस्ट भी आ जाता है, जो रूटीन में नॉर्मली सब लोग नाश्ते में सुबह खाते हैं। तो हमको गेहूं का प्रोडक्ट और दूध का प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट नहीं लेना है, उसकी जगह हमको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और चावल के आइटम्स लेने हैं। आप ममरा खा सकते हैं, मुरमुरे जो आते हैं वो खा सकते हैं, बटाका पोहा, आलू और पोहा जो बनता है वो खा सकते हैं आप। चावल की वैरायटीज बना के खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन है वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है। दूसरा, दूध के अंदर जो पेप्सिन है वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है। अभी हमको डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करना है, दिमाग को और लीवर को कोई कष्ट ही नहीं देना है 3 दिन तक। उसका एक ही काम, बस तू वायरस के पीछे पड़ा रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक डेढ़ घंटे में टुकड़े टुकड़े में थोड़ा 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 खाते रहिए। भरपेट भोजन करेंगे तो दिमाग और लीवर खाना पचाने में लग जाएंगे, और वो खाना पचाने में लग जाएंगे तो उनका कार्य थोड़ा स्लो हो जाएगा। बेटर है शांति से खाइए, टुकड़े टुकड़े में खाइए, धीरे धीरे खाइए, कम कम खाइए, और 3 दिन निकाल दीजिए। 3 दिन के बाद बहुत बढ़िया हो जाने वाला है। हमारे शरीर में कोरोना जिंदा नहीं रहने वाला है। और जब कोई जो भी अपने पहचान वाले पेशेंट एडमिट है, उनको तुलसी का पानी देना है। दिन के अंदर 30 to 40 ड्रॉप्स पर डे इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर पानी के अंदर 30 to 40 ड्रॉप्स देने हैं। 3 से 4 दिन के अंदर रिकवरी आना शुरू हो जाएगा पेशेंट को, बहुत ही शानदार तरीके से। इन हर चीजों के अंदर ज्यादा लेट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, बाईपैक के ऊपर के वेंटिलेटर के ऊपर जब पेशेंट आ जाता है, तब डॉक्टर उनको कुछ भी मुंह में से देने के लिए मना करने लगते हैं। डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि अभी मुंह नहीं खोल सकते, अभी उनको कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि उनका मास्क लगा हुआ है। मास्क निकाल लेंगे तो वो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा और वो एक्सपायर हो जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं देने देते, वहां पे हमारे हाथ बन जाते हैं। बेटर है कि मेरी बात को पहले से समझा जाए, पहले ही स्टेप से कोरोना को आगे ही ना जाने दिया जाए। अगर कोरोना को आपने वहीं पे रोक लिया तो आगे की कोई कहानी नहीं होने वाली है। अगर आगे की कोई कहानी पहचान वालों में हो रही है तो तुलसी के पानी से ठीक हो जाएगी, काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर भी डिले ना कीजिए, क्योंकि बाद में मास्क लग गया तो फिर आप भी फंस जाओगे, आपके पहचान वाले जो बीमार हैं वो भी फंस जाएंगे, और फिर वेंटिलेटर की कहानी आ जाएगी। और वेंटिलेटर की कहानी के बाद तो फेफड़ों को काम ही नहीं करना है, लंग्स को काम ही नहीं कर रहा है, वो वेंटिलेटर काम करवा रहा है उसको। मेरा हाथ अभी मैं हिला रहा हूँ और यहाँ पे मैंने मशीन लगा दिया और वो ऐसे हिला हिला करेगा, फिर मशीन को हटाऊंगा ना तो मेरा हाथ हिलने के लायक ही नहीं रहेगा। ऐसा होता है। 3 दिन तक वेंटिलेटर टॉलरेट कर सकता है लंग्स। उसके बाद फिर क्या होता है कि लंग्स के मसल्स कमजोर हो जाते हैं। जैसे मेरे हाथ के कमजोर हो जाएंगे ना, ऐसे मसल्स लंग्स के भी कमजोर हो जाते हैं। फिर वेंटिलेटर निकालोगे तो भी उनको जीना ही नहीं है, वो नहीं जी पाएंगे। 3-4 दिन तक ही टॉलरेट करेगा, उसके बाद सारे के सारे मसल्स फेल हो जाएंगे। फिर उनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। फिर एक बार ऐसा आएगा कि भी आपके कान में कहा जाएगा कि सर अभी हम वेंटिलेटर हटा के रखें, ये पेशेंट तो जिंदा नहीं रह रहा, आप डिसीजन ले लो क्या करना है। फिर हम रोते हुए बोलेंगे कि आप काम कीजिए, वेंटिलेटर हटा लीजिए, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। ज्यादातर लोगों के साथ अभी यही हो रहा है। इसका सॉल्यूशन यही है कि हम फर्स्ट डे से ही इसके ऊपर अलर्ट मारे। जैसे दिमाग अलर्ट मारता है ना, ऐसे आप अलर्ट मारिए। आपके अड़ोसी पड़ोसी आजू बाजू जो भी लोग हैं, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता है, ये वीडियो हम यूट्यूब के ऊपर रखेंगे, उनको सिर्फ वीडियो दिखा देना आप कि भाई ये वीडियो देख लो, तुम है ना पैरासीटामोल मत खाओ, बाकी सारी एंटीबायोटिक खा लो भाई, लेकिन पैरासीटामोल मत खाओ। और यहीं पे इसका किस्सा खत्म करो, आगे मत जाने दो इसको। अगर इसको वहां पे रोक दिया गया तो आगे की कोई कहानी नहीं आने वाली। और ये जो सेशन मैंने रखा है, इसको सब जिसने भी वायरल किया है उनका बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बात मैं सबको बताना चाहता हूं कि दिमाग के पास चाबी है उसको मारने की, लेकिन हम उसका हाथ बांध दे रहे हैं, हम उसको काम नहीं करने दे रहे हैं।
उसको काम करने दीजिए, आप टॉलरेट कर लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। मुझे मैसेज के अंदर आचार्य थोड़े सवाल जवाब आ रहे हैं, वो सारे के सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ आज मैं। इसलिए मैंने रिव्यू का कार्यक्रम नहीं किया है। यहाँ रिव्यू देने के लिए भी बहुत लोग बैठे हुए हैं कि जिन्होंने 3 दिन में कोरोना को हराया है, किसी ने 5 दिन में हॉस्पिटल को हराया है, किसी ने 3-4 दिन में वेंटिलेटर को हराया है। ऐसे काफी लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन उनका रिव्यू लेने जाएंगे तो 1-2 घंटा और निकल जाएगा। इसलिए मैंने रिव्यू का कार्यक्रम आज नहीं रखा है और मैंने क्यू एंड ए रखा है, क्वेश्चन एंड आंसर रखा है, क्योंकि आपको जो सवाल पूछने हैं वो सारे के सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मैंने एकदम शॉर्ट तरीके से कोरोना को हराने के 2 तरीके आपको बताए, हॉस्पिटल में जाने के बाद और हॉस्पिटल में नहीं जाने के लिए जो करना है वो भी मैंने आपको समझाया है। अभी इसमें आपको जो भी, एक तो काढ़े की जो प्रक्रिया है, मुझे सब लोग सोचेंगे काढ़े की बात की, लेकिन काढ़ा कैसे बनाना है, क्या करना है, वो किसी ने मतलब मैंने बताया नहीं। अभी मैं काढ़े के बारे में बोलने जा रहा हूँ। आप लिख लीजिए। पेन और नोटबुक लेके आप काढ़े के बारे में लिख लीजिए। जिनको कोरोना हो चुका है वो भी इसे ले सकते हैं, जिनको कोरोना नहीं करना है, कोरोना का इन्फेक्शन नहीं लगने देना है, वो भी इसे ले सकते हैं, और जिनको कोरोना है वो भी इसे ले सकते हैं। और शायद यहाँ बैठे हुए काफी लोग उसको लेके और बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और हॉस्पिटलों में जाते हैं, इन्फेक्शियस लोगों के बीच में घूमते हैं। ऊपर वाले की दया से उनको कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो ये काढ़ा पीते रहते हैं, पिलाते रहते हैं। और आप भी यही कीजिएगा। हमने शुरुआत के अंदर सोसाइटियों के अंदर स्टॉप कोरोना कैंपेन चलाए थे, क्योंकि मेरे लिए तो तब भी नया था ये सारा के सारा। तो मैंने सोचा था कि चलो जितनी भी हेल्प होती है उतनी करते हैं। तो हम रोज सुबह 5-7 लीटर काढ़ा बनाते थे। स्टील के बॉटल ले लेके लोग हमारे पास आते थे। पूरी सोसाइटी के अंदर 2 लोगों को कोरोना, तब तो क्या 2 लोगों को कोरोना मतलब बहुत ज्यादा बोला जाता था। अभी तो हर घर के अंदर कोरोना वाली कहानी आ गई। तो 2 लोगों को कोरोना हुआ होता था, तो हम 2 के आगे कोरोना नहीं बढ़ने देते थे। तब ये काढ़ा पिलाते थे सबको, उनको भी पिलाते थे जिनको कोरोना हुआ है, उनको 3 दिन में बाहर निकालते थे और आजू-बाजू सबको पिलाते थे। तो वो 2 जनों से आगे कहानी कोरोना की नहीं जाती थी। ये हम फील कर चुके। ये पिछले मई की बात कर रहा हूँ, मई 2020 की बात कर रहा हूँ। तब हमने ये किया था। अभी तो ये सिचुएशन है कि ऐसा कुछ करने का मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही फास्ट प्रक्रिया हो रही है। तो ये उसको रोकने का एक ही तरीका है कि इसे वायरल कीजिए और सबको बोल दीजिए कि शुरुआती प्रॉब्लम के अंदर ही इसको मार डालो आप। किलिंग मशीन को मतलब बुखार को ऑन करो और इसको किल कर डालो, आगे कुछ जाने ही मत दो। जरा भी घबराने की जरूरत नहीं। किसी के भी मन में ऐसी क्वेरी हो कि बुखार से हम मरते हैं, तो एक आदमी पृथ्वी पे ढूंढ लाना कि जो बुखार से मर गया। सब बुखार से कोई नहीं मरता, क्योंकि दिमाग बुखार लाता है, उसको पता है कि मुझे कितना गर्म करना है। इसलिए बुखार से कोई नहीं मरता है। मैं काढ़े की बात कर रहा था, तो सबसे पहले मैं एक ग्लास बनाने की आपको एक रेसिपी बताता हूँ। ग्लास का मतलब है मेरा जो अपना छोटा कप आता है 100 ml, 150 ml का, जो घर में चाय का कप आता है, उतना काढ़ा हम बनाएंगे। उस काढ़े के लिए आपको 1.25 कप पानी लेना है और 1.25 कप पानी गर्म करने के लिए रख देना है। उसके अंदर अदरक लेना है 1 उंगली जितना। 1 उंगली जितना अदरक, जैसे हम चाय में डालते हैं ना, ऐसे उसको घिस के चाय में डालते हैं, उस तरह पानी में डाल देना है। और 1 लौंग और 1 काली मिर्च। हर बार उसको कूटना है, हर बार उसको कूटना है। उसको आप पाउडर यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें से अर्क नहीं उड़ गया होगा, उसका तेल उड़ गया होगा। तो वो क्या है कि पूरी के पूरी आप लेंगे तो उसका तेल उसके अंदर अवेलेबल होगा, जिसका हमें यूटिलाइजेशन करना है। तो एवरी टाइम 1 काली मिर्च और 1 लौंग को कूटेंगे, कूट के उसका पाउडर बनाएंगे और पाउडर बना के उस पानी में डालेंगे। तो अभी पानी के अंदर 3 चीज हो गई, 1 अदरक हो गया, 1 लौंग हो गया और 1 काली मिर्च हो गया। प्रमाण भी मेरा ध्यान से सुनिए। अगर आपको वो तीखा लगता है तो आप अदरक की क्वांटिटी कम करना। अदरक की क्वांटिटी अगर पूरी उंगली जितनी डाले तो 2 आधी उंगली जितनी ले लीजिए, तो उसकी तिखास थोड़ी कम हो जाएगी। 3 चीजें उसको खौलाइए, इतना खौलाइए उसको कि 1.25 कप पानी का 1 कप या पौने कप पानी हो जाए। उतना उसको खौलाइए, फिर उसको उसी कप के अंदर छान लीजिए।
अभी जो मैं 3 इंग्रेडिएंट्स आपको जो बताने जा रहा हूँ वो हर किसी के पास नहीं होंगे। ये जो 3 चीजें मैंने बताई ये हमारे महेश तैयार हो गए, मतलब शंकर भगवान। जो ब्रह्मा विष्णु महेश में शंकर भगवान है वो तैयार हो गए, जो एकदम तामसिक है, एकदम तेज है और तेज तर्राट है, और जो किलिंग में दिमाग की बहुत ही हेल्प करते हैं। अभी इसको आपने छान के कप में ले लिया। अभी हमारे पास हिमालयन पिंक सॉल्ट, यानी कि हिमालय का जो पिंक नमक आता है थोड़ा, वो या तो सेंधा नमक, अगर सेंधा नमक भी नहीं है तो काला नमक जो कहते हैं हम, संचर गुजराती में कहते हैं, हिंदी में काला नमक होता है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी 3 चुटकी डालना है, छोटी छोटी 3 चुटकी उसके अंदर डालना है छानने के बाद। अभी बाजार के अंदर आईएमसी, डाबर, पतंजलि, ऐसी कुछ कंपनियों के 2 अर्क मिलते हैं। एक मिलता है तुलसी का अर्क, 5 तुलसियों का अर्क, और दूसरा मिलता है हल्दी का अर्क। इसमें सबसे बेस्ट जो आता है वो आईएमसी का आता है, लेकिन आपको जो भी मिले आप ले लीजिए। एक हल्दी का अर्क और एक तुलसी का अर्क। हल्दी के अर्क को हमने कहा है ब्रह्मा, और तुलसी के अर्क को हमने कहा है विष्णु। तो इसकी एक एक बूंद, 1 ड्रॉप छानने के बाद 3 चुटकी सेंधा नमक और एक एक ड्रॉप हल्दी का अर्क और तुलसी का अर्क, ये आपका ब्रह्मा विष्णु महेश काढ़ा तैयार हो गया। इसको गरम गरम पीने बैठना है, और ऐसे पीना है हवा चूसते हुए कि उसकी हवा फेफड़ों के अंदर चक्कर लगा के वापस आए। ऐसे करके आवाज आना चाहिए और सांस फेफड़ों में जाए, उस तरह चूस के पीना है उसको। गांव वाले जो छोटे पहले बोलते थे कि कितना आवाज करके चाय पीता है भाई तू, उसी तरह हमको आवाज करके चाय काढ़ा पीना है। तो काढ़ा फेफड़ों के अंदर चक्कर लगा के आएगा, तो वो वहां पे किसी को टिकने नहीं देगा, उसकी बांस पर किसी को टिकने नहीं देगी। तो ये काढ़ा हो गया। इसको आपको 3 से 4 घंटे में हर बार ताजी बना के पीना है। इसका डोज भी लिख लीजिए। अगर कोई कोरोना का पेशेंट है तो उसको 3 से 4 घंटे में हर बार ताजी बना के पीना है, 3 दिन तक। और अगर कोई कोरोना नहीं होने के लिए पीना चाहता है तो उसको सुबह और शाम का मेन डोज है, सुबह उठते ही सीधा और रात को सोने से पहले, ये 2 मेन डोज है। और दोपहर को अगर मौका मिलता है तो दोपहर को पीना, बाकी कोई जरूरत नहीं है सुबह और शाम के अलावा। अभी इसके अंदर मैंने अर्क को क्यों सजेस्ट किया है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक बूंद अर्क के अंदर 150 से 200 ग्राम तुलसी के पत्ते छिपे पड़े हैं। अभी मैं 100 ml पानी के अंदर 100 ml पानी के अंदर आपको 100 ग्राम तुलसी के पत्ते डालने को नहीं कह सकता। मैं आपको 50-100 ग्राम हल्दी डालने को नहीं कह सकता। इसलिए मैं अर्क को लेके आया हूँ। अर्क क्या होता है कि एक हाई डोज बना रहा हूं मैं, उसका डोज बहुत ही मतलब परफेक्ट बन रहा है, क्योंकि जो अर्क होता है उसके अंदर सारे तत्व आ जाते हैं तुलसी के, हल्दी के, और उसका पावर भी पेनिट्रेशन कहते हैं मेडिकल साइंस में, कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करती है। अगर आपने तुलसी के पत्ते खाए तो पहले बॉडी उसको पचाएगी, उसके अंदर से सत्व खींचेगी, फिर एब्जॉर्ब करेगी, और ये अर्क जो होता है वो सीधा एब्जॉर्ब होता है, इसलिए उसकी प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। हर 3 से 4 घंटे में एक डोज, यानी कि दिन के 5 से 7 डोज, 5 से 7 डोज दिन के, ऐसे 3 दिन निकाल लें और 3 दिन के बाद आप कोरोना मुक्त हो जाने वाले। ये हम 1 साल से कर रहे हैं। ये सेकंड स्ट्रेन जो आया है तो मुझे थोड़ा ऐसा टेंशन हुआ था कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि सेकंड स्ट्रेन जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत तेज आ रहा है। तो हमको ऐसा हुआ था कि हमारी प्रक्रिया फेल हो जाएगी, लेकिन भगवान का बनाया हुआ दिमाग उसको भी पहचानता था। उसने 3 दिन के अंदर इतने सारे कोरोना मार डाले, इतने सारे कोरोना मार डाले, कि तब मैंने सोचा कि इस ट्रेन क्या है। फिर मैंने समझा कि ये स्टीम ले लेके गर्म पानी पी पी के हम कमजोर हो गए हैं, वो मजबूत नहीं हुआ, ये फिर तय हुआ। और कुछ लोगों को उसकी तिखास की वजह से ऐसा लगेगा कि ये एसिडिटी करेगा, हमको अल्सर करेगा, ऐसा कुछ भी ये नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने मेडिसिन ज्यादा ले ली है, कुछ लोगों को क्या होता है, कैसा होता है, पैरासीटामोल यार 650 क्यों यार, 2 गोली एक साथ खा लो ना, तब अल्सर होते हैं, तब लीवर नाराज होता है, तब पेट नाराज होता है, तब जाके अल्सर होते हैं। भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज लेने से अल्सर नहीं होते। इंसान की बनाई हुई छोटी सी चीज लेने से, जैसे कि कोई गोली है, आपको
जितना भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा ना, उसके अंदर आप देखिएगा आपको एक एंटासिड मतलब एसिडिटी नहीं होना, उसके लिए एक गोली हर प्रिस्क्रिप्शन में होगी। इस चीज पे से साबित होता है कि गोलियां एसिडिटी करती है। तभी किसी को एसिडिटी ना हो उसकी गोली देनी पड़ती है। इससे एसिडिटी नहीं होगा और उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपका भूख बढ़ेगा। आपका भूख बढ़ेगा तो क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो आपका सारा का सारा खाना जितना भी है वो पच जाएगा, बहुत ही तेज पचेगा। हम ग्लूटेन नहीं दे रहे हैं, गेहूं नहीं दे रहे हैं, दूध नहीं दे रहे हैं, चावल की वेराइटियां दे रहे हैं, भगवान की बनाई हुई आइटमें दे रहे हैं। तो बहुत ही फटाफट प्रोसेस होगा अंदर और बहुत ही सुकून के साथ लीवर खुश, दिमाग खुश, किडनी खुश, पेनक्रियास खुश, सारे के सारे आपके ग्लैंड्स खुश। तो फिर कोरोना को जिंदा रहने का कोई मौका ही नहीं है अंदर। बहुत ही शानदार तरीके से ये सारे इकट्ठे होकर कोरोना को मार डालेंगे। परिवार के अंदर किसी को कोरोना का प्रॉब्लम है, अड़ोसी पड़ोसी किसी दोस्त को कोरोना का प्रॉब्लम है, किसी के ऊपर भी एक बार ये प्रक्रिया करके देखेंगे नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी पावरफुल प्रक्रिया है। ये काढ़ा बनाने की मैंने पूरी प्रोसीजर बनाई। इसमें आप आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एक एमएलएम के अंदर कंपनी है, उसके दोनों अर्क बहुत बढ़िया आते हैं। डाबर कंपनी ने भी लॉन्च किए हैं, फिर पतंजलि के भी आते हैं, फिर जॉली 51 तुलसी, तो बहुत सारी कंपनियों की आती है। लेकिन हमको बेस्ट रिजल्ट मिला आईएमसी के अंदर। मैं उसका कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहे आपकी सिटी के अंदर जो चीज अवेलेबल है एक बार ले लीजिए, उसमें कोई ब्रांड देखने की जरूरत नहीं है। अब आपके हाथ में जो आता है वो ले लीजिए, प्रक्रिया शुरू कीजिए, काम शुरू कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए और लोगों को बोलिए। लोगों को जितना तेज बोलेंगे उतनी जल्दी इसके ऊपर कंट्रोल आएगा। मैं पैरासिटामोल का विरोधी नहीं हूं, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन इस केस के अंदर पैरासिटामोल कुछ हानिकारक है। पैरासिटामोल कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रही है, बहुत बुरी तरह गड़बड़ कर रही है। क्योंकि जब हम प्रक्रिया लेते हैं तो चोरी छुपी लोग पैरासिटामोल खाते रहते हैं, हमको बताते नहीं है। हम बोलते हैं कि सर पैरासिटामोल मत खाना, हम 3 दिन में आपको ठीक कर देंगे। तो क्या हाँ नहीं नहीं मैं पैरासिटामोल नहीं खाऊंगा, लेकिन वो खा रहे होते हैं। 3 दिन होते हैं, कोरोना मरता नहीं है। हम टेंशन में कि ये प्रक्रिया फेल कैसे हो रही है यहाँ पे। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, फिर हम उनको धीरे से बोलते हैं कि सर आप सीरियसली हमको बोलिए कि आप पैरासिटामोल, तो क्या हाँ यार मुझे बहुत बुखार आ रहा था तो मैंने 3 दिन खाई थी। ये 3 दिन के चक्कर के अंदर उनकी जिंदगी के उनने 6 दिन बिगाड़ दिए। अगर वो मल्टीप्लीकेशन करके लंग्स के अंदर घुस जाएगा तो फिर पता नहीं क्या क्या बिगड़ जाएगा उनका। हमको पता चलता है कि ये लंबा क्यों हो रहा है, 3 दिन की जगह 6 दिन हुए। फिर वो बोलते हैं कि हमने शुरुआत में पैरासिटामोल खाई थी, फिर हमको लगा कि नहीं यार आप सही कह रहे हो, तो हमने पैरासिटामोल खाना छोड़ दिया। उनका ठीक होता है, लेकिन 6-7 दिन के अंदर होता है, दिक्कत होती है थोड़ी। उसपे से प्रूव होता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। 6-7 दिन तक पैरासिटामोल लेते 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 धीरे 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 वो न्यूमोनिया के पेशेंट बन जाते हैं और फिर एडमिट हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हुई। अभी मैं सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर दूंगा, आप मुझे टाइप करके पूछ सकते हैं। पहले सबसे पहले मैं मेरा नंबर दे दूं, 9825468404। अभी स्क्रीन के ऊपर होस्ट को रिक्वेस्ट है कि नंबर डाल दें। मेरा नंबर भी आप लिख सकते हैं, मुझसे सीधा सवाल कर सकते हैं, आप मुझसे सीधी बात कर सकते हैं। आप एकदम सिंपल तरीके से कोरोना को हरा सकते हैं और मेरे सारे के सारे दोस्तों को जैसे मैंने वॉरियर बना के रखा है, सारे के सारे पेशेंटों को मैंने वॉरियर बना के रखा है, ऐसे आप भी आज के बाद हमारे वॉरियर बन जाइए। और वो वॉरियर बनने के बाद आप रोज 5 से 10 लोगों को ये बात बताइए। किसी का भी फोन आया कि यार मेरा कोरोना पॉजिटिव आया है, कोई एक बात सुन, तू पैरासिटामोल मत खाना, बुखार को आने देना, इतना इतना करना और ये करना, और बाकी तू देख 3-4 दिन के अंदर तेरा कोरोना मर जाएगा। एक ही बात करो और देखो, आप 5 लोगों को बोलोगे ना, 5 लोगों को जब कोरोना ठीक होगा ना, तब वो जो धन्यवाद बोलेंगे ना आपको, जो हमारे साथ हुआ, और वो जो किक मिलता है यहाँ पे, उस धन्यवाद को सुनने के बाद और कहने के बाद, अंकल भाई थैंक यू वेरी मच यार, इतनी आसान तरीके से आपने हमको कोरोना से बचा लिया। तब जो किक मिलता है, तब ऊपर देख के भगवान को कहते हैं
कि भगवान तूने मुझे निमित्त बनाया और इतने बढ़िया काम के लिए निमित्त बनाया, उसके लिए तेरा शुक्रिया। क्योंकि भगवान के बगैर ये काम मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। वो तो हाजिर हजूर होना जरूरी है, इसलिए मैं भगवान का दिमाग बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने बना के रखा है, वो न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। भगवान कभी अन्याय नहीं करता है, वो न्याय ही करता है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो जरा जाके पीछे इतिहास चेक कीजिए, आप ही की कुछ गलतियों की सजा हमें मिल रही है। भगवान कभी अन्याय नहीं करता, वो न्याय ही करेगा। तो दिमाग भी कभी अन्याय नहीं करेगा, दिमाग भी न्याय ही करेगा। और वो इतना ही फीवर लाएगा जितना वायरस को मारने के लिए चाहिए। इसलिए उसको काम करने दीजिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए। कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि स्टीम लेना, मैं स्टीम का पहले दिन से विरोधी हूँ। स्टीम एसओएस होता है, जो मेडिकल लाइन के लोग जानते हैं, उसको एसओएस का मतलब ऐसा होता है कि जब जरूरत पड़े तब लो। अगर आप स्टीम जो है वो नाक के लिए है, नेसल के लिए है। अगर आपको थोड़ा सर्दी होता है तो आप स्टीम भाप जाएगी, फेफड़ों में भाप जाएगी, तो वहां जाके पानी बन जाएगी, और पानी बन जाएगी तो न्यूमोनिया होने के चांसेस आपके बहुत जल्दी है। इसलिए स्टीम बार बार मत लीजिए, कभी कभी लीजिए, और ज्यादा लेंगे तो फिर न्यूमोनिया के शिकार बहुत जल्दी हो सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके स्टीम ज्यादा मत लीजिए। गर्म पानी दिन में एक बार पीना, लेकिन गर्म पानी तभी पीना जब बाहर का टेम्परेचर, यानी कि वातावरण का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से डाउन हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बाहर का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से डाउन हो, यानी कि बाहर का अभी हमारा 37 डिग्री, शरीर के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री है। अभी चल रहा है बाहर 40-45 डिग्री। तो क्या हुआ कि बाहर का टेम्परेचर अप है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन है। अगर आपने गर्म पानी पिया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगा, आपका खाना अंदर नहीं जाएगा। दिमाग गर्म पानी पीने की वजह से टेम्परेचर का मिसमैनेजमेंट होगा। दिमाग एक स्विच दबाएगा कि भाई सारे के सारे पेट, इंटेस्टाइन, सारे के सारे लोगों को आराम की जरूरत है, 3 दिन खाना मत दो, तो भूख ही नहीं लगेगा। अभी जिसको भूख नहीं लग रहा है, उन लोगों को समझ में आ जाएगी कि वो लोग गर्म पानी पी रहे हैं। इसलिए अभी गर्म पानी पीने का वक्त नहीं है। विंटर है, बरसात का टाइम है। इन टाइम के अंदर अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है। 37 डिग्री से डाउन चला जाता है बाहर का टेम्परेचर। बरसात में 36, 32 के आसपास चला जाता है, और विंटर में 20 के आसपास। तब आप गर्म पानी पीजिए, तब बॉडी बहुत खुश होगा। लेकिन अभी गर्मी के मौसम में गर्म पानी ना, नहीं तो शरीर खुश नहीं होगा, वो दुखी होगा। ये सूक्ष्म विज्ञान है, छोटी छोटी बातें हैं जो हम गलतियां करते रहते हैं, और वो उससे हमारा शरीर हमको जवाब देता है बीमारी के तौर पे। अभी आचार्य, सवाल जवाब सवाल जवाब पूछना है सीधा, कि फिर मैसेज के अंदर आंसर दूं? ક્વેશ્ચન્સ વધારે છે હા, ને હું ક્યારનો જ દેખું છું. તો આપનો ફોન નંબર આપેલો જ છે ને આપનો નંબર? हाँ, ये सारे के सारे लोग जो मुझे सवाल कर रहे हैं, मैंने अभी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एडमिट हो तो तुलसी के अर्क के 30-40 ड्रॉप का भी एक વિંકલસિંહજી ક્વેશ્ચન આન્સર નું એક સેશન રાખી દો એવું હોય તો. ना, ये नहीं आचार्य, तो પછી બહુ લાંબુ થશે ને, બધાનો ટાઈમ બગડશે. ઓકે. एक कॉमन सवाल होस्ट मुझे बता रहे हैं कि कॉमन सवाल ऐसा है कि वैक्सीन लेने से पहले क्या करें और वैक्सीन लेने के बाद क्या करें। देखिए, आप वैक्सीन ले रहे हैं तो वो वैक्सीन करेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। जिसको करना है वो वैक्सीन है, जो क्योंकि वैक्सीन आप ले रहे हैं तो प्रकृति के हिसाब से आपको जवाब देगी। अभी वैक्सीन की प्रक्रिया में एकदम शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि वैक्सीन की कहानी क्या है। वैक्सीन एक नपुंसक वायरस है, कोरोना वायरस ही है। इसलिए जब इन लोगों ने वैक्सीन देना शुरू किया ना, तब आप देखिएगा कोरोना की गति बढ़ गई। तो मतलब वैक्सीन जो ले रहा है ना, वो इन्फेक्शन भी दे रहा है। इन लोगों ने वैक्सीन बनाया, वैक्सीन को नपुंसक कर दिया, उसका क्वांटिटी कम कर दिया। नपुंसक का मतलब है कि वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता। 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8 नहीं हो पाता। इसका एक मिनिमम क्वांटिटी तय किया और उसको आपकी बॉडी में डाल दिया। अभी बॉडी में जाने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है, इसलिए बॉडी उससे आराम से लड़ता है। एक 100.5 फीवर के अंदर उसको मार डालता है और उसको पहचान लेता है कि भाई ये वायरस आया,
मैंने इसको 100.5 डिग्री के ऊपर मारा और अभी उसका कोडिंग हो गया कि भाई इसको मैं पहचानता हूँ। फिर क्या होता है कि वो वायरस जब आपको लगता है तो दिमाग उसको पहचानता है, तो उसको अंदर ही नहीं घुसने देता, या तो अंदर घुसते ही उसको मार डालता है। उसको दिमाग को पता होता है कि कैसे इसको मारना है। तो ये वायरस की मतलब वैक्सीन की कहानी है। इस तरह वैक्सीन बनती है। और वैक्सीन वो आप टाइफाइड की लीजिए, मलेरिया की लीजिए, बीसीजी की लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस की लीजिए, सारी वैक्सीन ऐसे ही बनती है। तो क्या हो रहा है अभी कि मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं वैक्सीन लेने के बाद, उनको प्रॉब्लम 3 दिन तक बोलते हैं कि 3 दिन तक प्रॉब्लम होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 5 दिन तक प्रॉब्लम चलता है तो सब टेंशन में आते हैं। और टेंशन में आके टेस्ट करवाने चले जाते हैं। गड़बड़ वहां पे आती है। अभी आपको दिया ही कोरोना है तो कोरोना तो पॉजिटिव आना ही है, और 5 दिन के बाद वो अचानक कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं ना, फिर वो डर चालू होता है दिमाग के अंदर कि यार ये तो वैक्सीन ली और ये कोरोना पॉजिटिव आ गया, अभी मैं क्या करूं क्या। डरने की कोई जरूरत नहीं है। 15 दिन तक आप पॉजिटिव ही आएंगे। वैक्सीन लीजिए, 3 दिन तक आराम से घर में बैठिए। घर में ऐसे बैठिए कि अपने किसी लोगों को टच भी ना करें। जैसे क्वारंटाइन करते हैं ना अपने आप को, ऐसे क्वारंटाइन कीजिए, क्योंकि आप भी किसी को कोरोना दे सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब से वैक्सीनेशन तेज हुआ है, कोरोना ने किलिंग मशीन तेज किया है, उसका स्प्रेडिंग तेज हुआ है। और इसी के ऊपर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो वैक्सीन दे रहे हैं, जहां पे भी जाते हैं सेंटर पे, वो लोग कान में बोलना शुरू कर दिए कि भाई 3 दिन क्वारंटाइन रहना, 4 दिन क्वारंटाइन रहना, 5 दिन तक बाहर मत निकलना, ऐसा बोलना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। उनको पता चल गया है कि इससे स्प्रेड हो रहा है कोरोना। इसलिए वैक्सीन लीजिए, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद 3, 4, 5 दिन तक शांति से घर में बैठिए, क्योंकि आप किसी को कोरोना दे सकते हैं। हाँ, वैक्सीन के नहीं, वैक्सीन के बाद आप पैरासिटामोल ले सकते हैं आचार्य, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो नपुंसक है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करने वाला है, तो वो तो मतलब 2-3 दिन में मर जाने के लिए ही बना है। तो वो 2-3 दिन में मर जाएगा। लेकिन वैक्सीन बनाने वालों ने बोला कि हम 81.6% रिजल्ट दे रहे हैं, तो उनको किसी ने ऐसा नहीं पूछा कि बाकी के 19% के साथ क्या हो रहा है। थोड़ा निकलिए, वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या हो रहा है, जिन्होंने वैक्सीन लिया है ना, उनसे पूछिए। खुद का एक सर्वे सिस्टम चलाइए कि भाई आपने वैक्सीन लिया, हाँ, आपको क्या क्या फीलिंग हुआ था। एक को पूछिए, दो को पूछिए, 5 को पूछिए, 7 को पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि वो बाकी के जो 81.6% के अलावा जो 19% लोग हैं ना, उनके साथ क्या होता है। तो हम उस 19% लोगों में ना आए, ऐसी प्रार्थना करके वैक्सीन ले लेने की। हम 81.6% में आए, भगवान को ऐसी प्रार्थना करनी और वैक्सीन लेने चले जाने का, और वैक्सीन ले लेने की, 3 दिन तक आराम कर लेने का। वहां से पैरासिटामोल देते हैं। ये नपुंसक वायरस है, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकता है, पर इसके अंदर भी वही परसेंटेज वाली कहानी है। कुछ वायरस अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो वो 19% वाले लोगों को, जो 81 में आते हैं, उनको तो वो मल्टीपल नहीं करता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करता है, उनको कुछ नहीं होता है। तो बाकी के जो 19% पीपल है, उसमें कभी मल्टीप्लीकेशन करके कॉम्प्लिकेशन करता है। तो सारा 19% में हम आए, तो हार्ड लक वाली कहानी है कि भाई लॉटरी के अंदर हमको 81% नहीं मिला, 19% मिला, तो हमको अभी टॉलरेट करना पड़ेगा, ऐसा होता है इसमें। इसलिए वैक्सीन लेनी नहीं लेनी आपकी मर्जी की बात है। लेकिन हाँ, अगर कोरोना आता है तो मेरे डॉक्टर दोस्त शायद यहाँ पे हाजिर होंगे, उनको भी मैंने बोला था, उन्होंने 2 वैक्सीन ले लिया था। 2 वैक्सीन लेने के बाद लगभग 30 डेज हो चुका था और उनको कोरोना हुआ। सुबह 7 बजे मुझे फोन किया, यार रिंकल भाई ये मुझे कोरोना हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो क्या 2 वैक्सीन ले लिया है, उसको भी 1 महीना हो गया है। वो बहुत बड़े सर्जन है, अच्छी सिटी के अंदर काफी बड़े सर्जन है। पति पत्नी दोनों ने ले लिया था वैक्सीन, फिर भी कोरोना हुआ। अभी मैंने उनको हंसते हंसते ऐसे बोला कि आपने इंसान का वैक्सीन लिया है, तो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी भगवान खुद आपको वैक्सीन रखने के लिए आए हैं, तो ये वैक्सीन ले लीजिए, तो आपको जिंदगी में कभी कोरोना नहीं होगा। तो उन्होंने हंसते हंसते बोला कि अभी आप जैसा कहेंगे ऐसा हम करेंगे। मैंने उनके उनके साथ 5 दिन की प्रक्रिया की। 5 दिन में सेम स्टाइल जो मैंने बताया, उस सेम स्टाइल से वो निकल गए। और उसके बाद मैंने उनको बोला कि वो वैक्सीन रखने वालों ने तो मास्क पहनने के लिए बोला होगा, सैनिटाइजर यूज करने के लिए बोला होगा। ये भगवान का वैक्सीन जो आपने विदाउट मेडिसिन लिया है डॉक्टर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपको फिर से कोरोना होगा, तो आप मुझे बोलिएगा, भगवान को कंप्लेन कीजिएगा, आपको कभी कोरोना नहीं होगा। क्योंकि ये भगवान ने वैक्सीन रखा है, तो इस 100% प्रक्रिया की है।
दिमाग ने इसको बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से पहचाना है, अब आपको कोरोना नहीं होगा। मैंने ये बार-बार कोई सवाल कर रहा है कि कोई ऑक्सीजन पे हो तो क्या करने का, मैंने इस बात का पूरे सेशन में बात किया मैंने कि 30 टू 40 ड्रॉप्स तुलसी का अर्क डाल के 1 लीटर पानी में देना है उनको और 4-5 घंटे में वो बॉटल को खत्म कर देना है। जो भी ऑक्सीजन के ऊपर पेशेंट आपके पहचान वाले एडमिटेड हैं, उनको आप 1 लीटर पानी के अंदर 30 टू 40 ड्रॉप्स तुलसी के अर्क की डालिए, उसको 1 मिनट तक ऐसे हिलाइए, अपने इष्ट देवता का नाम दीजिए, जो भी मंत्र आपको आता हो वो मंत्र बोलिए और उसको 1 मिनट तक हिलाइए और उसको हिलाने के बाद पेशेंट को दीजिए और उसको बोलिए 5-6 घंटे में इस बॉटल को धीरे-धीरे पी के खत्म कर दे। 1 बॉटल, 2 बॉटल और तीसरे बॉटल के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल चेंज होना शुरू हो जाएगा, सिस्टम सपोर्ट करना शुरू कर देगी और पेशेंट एकदम ही धीरे-धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बाईपैक पे या वेंटिलेटर पे चले जाने के बाद डॉक्टर्स ये काम नहीं करने देते हैं। अगर आपकी पहचान है डॉक्टर के साथ, अगर आपका रेपो अच्छा है, तो आप रिक्वेस्ट करके ये काम करवा सकते हैं। ये काम नहीं हो सकता ऐसा नहीं, हमने बहुत जगहों पे ऐसा किया है कि हमने रिक्वेस्ट की, हम पाँव पड़ जाते थे, हमारे पास पाँव पड़ जाते थे कि डॉक्टर इतना करने दीजिए, सिर्फ पानी तो देना है और क्या देना है, आप मना क्यों करते हैं? मोबाइल नंबर चैट के अंदर आप चेक करके मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं, मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है। अच्छा 10:20 हो रही है, मुझे जितना बोलना था उतना मैंने बोल दिया है। એક ક્વેશ્ચન વારંવાર પૂછાય છે પેલો લીંબુ વાળો પ્રયોગ નાકમાં, એનાથી કોરોના મરે છે? पहली बात को आप समझिए कि कोरोना का स्टेजेस हर 24 आवर्स में चेंज होता है आचार्य। नींबू वाला प्रयोग गलत है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, वो प्रयोग सही है, लेकिन उसका स्टेज को समझने की ट्राई कीजिए कि वो कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं वो लोग। ये इनिशियल स्टेज है, जब आपको नॉर्मल सर्दी होती है तब का स्टेज है, तब कोरोना आपके नाक में होता है। मैंने शुरुआत की थी तब बताया था कि कहानी शुरू कहां से होती है, नाक से। अभी नाक के अंदर तो लाखों करोड़ों वायरस बार बार घूमते रहते हैं, तो दिमाग उसकी संज्ञान नहीं लेता है। दिमाग इंतजार करता है कि जो हाजार्डस मतलब मारने वाला जो वायरस है वो नीचे उतरेगा, इसलिए वो नीचे उतरेगा तब दिमाग बुखार लाना शुरू करेगा, दिमाग उसको मारने की प्रक्रिया शुरू करेगा, तब तक दिमाग संज्ञान नहीं लेता है। तो जब आपका कोरोना आपके नेसल में है, यहाँ से लेके यहाँ तक नेसल में है, तब ये नींबू का प्रयोग आपको हेल्प करेगा। गले में उतर जाने के बाद नींबू का प्रयोग आपको हेल्प नहीं करेगा। नींबू का प्रयोग हेल्प कर रहा है ऐसा पता चलने से लोगों ने क्या किया कि हॉस्पिटल में एडमिट लोगों को भी आप नींबू डाल रहे हैं। अरे वो हाँ, तो फेफड़ों के अंदर घुस चुका है नींबू, नींबू कुछ काम नहीं करेगा, वायरस तो फेफड़े के अंदर घुस चुका है। इसलिए स्टेज को समझिए, मेडिसिन के साथ स्टेज को समझिए कि कौन से स्टेज में कौन सा एक्शन काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने अंदर से थोड़ा पूछना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निकली, थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे तो भी पता चलेगा, तर्क तर्क थोड़ा अप्लाई करेंगे तो भी पता चलेगा कि कोरोना अगर वहां होगा तो मरेगा, अगर वहां नहीं होगा तो नहीं मरेगा। सिंपल सी बात है। इसलिए वो स्टेज के ऊपर आचार्य डिपेंड करता है कि नींबू की बूंद काम करेगी कि नहीं करेगी। जी हाँ, कुछ लोगों का आचार्य ऐसा सवाल है कि वैक्सीन लेने के बाद अगर बुखार ना आए तो क्या वैक्सीन ने वर्क नहीं किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि कभी-कभी जैसे मैं सिविल हॉस्पिटलों में जाता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता हूँ, पेशेंटों के साथ बैठता हूँ। मुझे बुखार नहीं आया, मुझे कोरोना नहीं हुआ, कभी ऐसा मतलब फीलिंग्स नहीं आया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ है। कभी-कभी ऐसा होता है आचार्य कि कोरोना आके चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि आपके लिए काम प्रायोरिटी होता है, आपके लिए वर्क प्रायोरिटी होता है, तो कोरोना आके चला जाता है, दिमाग उसको देख लेता है, दिमाग उसको पहचान लेता है। फिर वो आप वैक्सीन लेते हो तो वो दिमाग का पहचाना हुआ वैक्सीन में के अंदर कोरोना आता है, कोरोना का वायरस आता है, तो दिमाग उसका संज्ञान नहीं लेता है। आपको कुछ नहीं होता है। अगर जिसको भी वैक्सीन लेने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो आपका दिमाग उस कोरोना को जानता है, ऐसे करके इस मैटर को क्लोज कर दीजिए। उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। दूसरा वैक्सीन जब आप लेंगे
तब उसके अंदर आपको डबल डोज कोरोना दिया जाएगा, तब आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, ये बात तय है। अगर किसी को कोरोना हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैंने अभी बोला कि भगवान वैक्सीन देने के लिए आए हैं। जिनको कोरोना हुआ है तो भगवान वैक्सीन देने के लिए आए हैं, लेकिन आपने पैरासिटामोल वाली कहानी करके जो अगर कोरोना को ठीक किया है, मेडिसिन ले लेके कोरोना को ठीक किया है, तो वो भगवान की वैक्सीनेशन प्रक्रिया 100% नहीं हुई। आपको वैक्सीन लेना चाहिए, मनुष्य क्या वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन जिन्होंने भगवान की प्रक्रिया को पूरी किया है, वायरस को दिमाग को पहचानने का पूरा मौका दिया है, कोई भी मेडिसिन नहीं खाया है, पैरासिटामोल नहीं खाया है, दिमाग को काम करने दिया है, तो आपको किसी भी दुनिया की वैक्सीन को लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। उसका ट्रायल आप खुद कर सकते हैं किसी भी बीमार की सेवा करके। हम करते हैं, आप भी कीजिएगा बाद में। अगर भगवान की वैक्सीन ले ली आपने, हमारे स्टाइल से कोरोना को मिटा दिया, फिर किसी भी कोरोना के पेशेंट की सेवा कीजिए। आपको कोरोना हो तो हमको बताइए, भगवान को कंप्लेन कीजिएगा। ओके, भगवान का वैक्सीन कभी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन मनुष्य जब अपनी बुद्धि अप्लाई करता है तब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जिन्होंने भगवान की स्टाइल से वैक्सीन लिया है, उनको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने मनुष्य की स्टाइल से कोरोना को हराया है, मेडिसिन खा खा के कोरोना को हराया है, आप वैक्सीन ले लीजिएगा। आगे 12 ईयर्स से बच्चों को कितना डोज देना है, ऐसा मुझे लोग पूछ रहे हैं। तो 12 ईयर्स से नीचे के बच्चों को ये काढ़ा देने की जरूरत नहीं है, और 12 ईयर्स के नीचे के लोगों को कोरोना होता भी नहीं है। उनको फीवर होता है। अभी तो क्या है कि कोई भी फीवर हो रहे तो आचार्य सब लोग मलेरिया टाइफाइड को तो भूल ही गए। इवन लेबोरेटरी वाले भी भूल गए। आप किसी लैब वाले को जानते हो ना, उनको फोन करना कि लास्ट टाइम मलेरिया का रिपोर्ट कब निकला था, तो उसको याद ही नहीं आएगा। अरे वो तो मैं भूल ही गया कब निकला। अरे वो देखना भूल जाएंगे पी फालसी पेरम को, कि कैसे पी फालसी पेरम कह रहे हो। आपने आचार्य एक बार कहानी नहीं सुनाई थी कि वो इंद्रदेव ने बरसात बरसात 12 साल के लिए बरसात नहीं होगा बोल दिया, फिर भी एक फार्मर खेती कर रहा है, खेती कर रहा है, खेती कर रहा है। तो इंद्रदेव आके पूछते कि भाई 12 साल बरसात नहीं होनी, ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी है, फिर भी तू अपने बच्चों को खेती क्यों सिखा रहा है। तो क्या 12 साल तक अगर इन लोगों ने खेती नहीं की ने, तो ये खेती करना भूल जाएंगे। तो इंद्रदेव भी टेंशन में आएगा कि इसकी बात तो सही है, तो उसने बरसात दे दिया था कि भाई ये मेरी गलती है कि 12 साल तक अगर बरसात नहीं होगा। तो इसी तरह ये लोग पी फालसी पर और टाइफाइड को आचार्य भूल जाएंगे। तो समझना भूल जाएंगे, देख इसका रिपोर्ट निकालना भूल जाएंगे कोरोना के चक्कर में। जी तो अभी सारे के सारे फीवर ये लोग भूल चुके हैं। इनको कोई फीवर ही नहीं पता कोरोना के अलावा। और फीवर में तो पैरासिटामोल तो अभी सब फैक्ट्रियां पैरासिटामोल पे चल रही है आचार्य अभी। जिसको थ्रॉट के अंदर ड्राइनेस हो रही है, उसकी सीजन है ये। थ्रॉट के अंदर थोड़ा ड्राइनेस अभी होगा, क्योंकि आप एसी में रह रहे होंगे, एसी में से बाहर जा रहे होंगे, कार में एसी चला रहे होंगे, तो थोड़ा थ्रॉट ड्राई होगा। इसका इलाज आप कैसे करें, तो मुंह के अंदर एक घूंट पानी ले लीजिए। एक घूंट पानी मुंह में भर के रखिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट आपके कैपेसिटी के हिसाब से, और उसको फिर धीरे से उतार लीजिए। फिर एक घूंट, ऐसे 5 बार कीजिए आप। फिर एक घूंट पानी लीजिए और उसको 2-4 मिनट भर के रखिए और फिर धीरे से उतार दीजिए। ये प्रक्रिया करने से आपको लाड़ और पानी, मतलब सलाइवा और पानी दोनों इकट्ठा होगा, और वो सलाइवा आपका रिपेयरिंग और मतलब वहां पे सूदिंग करके अंदर जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। इसलिए वो थ्रॉट जो ड्राई हो रहा है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मिथिलिन ब्लू थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मिथिलिन ब्लू से काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। वो आप कोरोना में यूज कर सकते हैं। आपको कोरोना ना हो इसलिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आए थे जो मिथिलिन ब्लू यूज कर रहे थे और उनको कोरोना हुआ था। इसलिए वो सब वही कहानी आती है आचार्य इसके अंदर के, कौन से स्टेज पे क्या हो रहा है और कितने इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आप आ रहे हो, उसके ऊपर पूरी कहानी आती है। और कुछ लक है, कुछ अपने कर्म है, न जाने क्या क्या चीजें इसके पीछे तो अगर ढूंढा जाए तो। समय 10:30 हो रहा है आचार्य जी। ये YouTube का वीडियो लिव लॉन्ग लिव बेटर करके एक मेरा चैनल है, उसके ऊपर आएगा।
लीव लॉन्ग लिव बेटर के ऊपर ये वीडियो हम रखेंगे, इसको हम वायरल भी करेंगे। आपके पास जिन्होंने मैसेज भेजा है उनके पास से आप मैसेज ले लीजिएगा। अब मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया है, मुझे फोन कीजिए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए, जो भी सवाल है आप मुझे पूछिए, मैं सारे के सारे सवालों के जवाब दूंगा, बेफिक्र रहिए। जितने लोग यहाँ से मेरे को सवाल पूछे 100% मैंने सेटिस्फेक्शन देने का ट्राई किया है। हाउ कोरोना टेस्ट डिटेक्ट्स कोरोना वायरस, वही सवाल है, वही मुझे पूछना है। ये सवाल पूछने की जरूरत है सरकार को, ये सवाल पूछने की जरूरत है WHO को, ये सवाल पूछने की जरूरत है US FDA को कि आप कोरोना वायरस डिटेक्ट कैसे करते हैं। कोई सिस्टम ही अवेलेबल नहीं है। RT-PCR को गूगल के ऊपर डालना कि RT-PCR टेस्ट जो है वो US FDA अप्रूवल है, सबसे पहले आएगा नो, इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय US FDA। और US FDA एक ऐसी संस्था है जो आपको कोई भी मेडिसिन बाजार के अंदर बेचना है तो उसका सर्टिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। फिर उसमें लिखा हुआ आएगा नीचे कि टेम्पररीली, मतलब उसको इमरजेंसी यूज के लिए एक सिंपल सा परमिशन दिया गया है, बाकी अप्रूव नहीं किया गया है। अप्रूव का प्रोसीजर अभी बाकी है। तब तक तो कोरोना चला जाएगा आचार्य, जब तक वो अप्रूव करेंगे ना तब तक तो कोरोना चला जाएगा। मतलब ये सब जो हो रहा है वो डर का व्यापार हो रहा है। मैं सीधी सी बात करूं तो डरना नहीं है, भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सीधी लड़ाई लड़नी नहीं है, 3-4 दिन की लड़ाई है, कोई टेंशन वगैरह आप लड़ लीजिए और 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। और इस प्रोसीजर से भगवान ने आपको वैक्सीन दिया है तो वो वैक्सीन का टेंशन नहीं है। दूसरा, फिर से कोरोना होने का डर नहीं है। काफी कुछ फायदे हैं, वो फायदे को फील कीजिए। काफी लोग मुझे जो सुन रहे हैं उन लोगों ने इस फायदे का फील किया है और वो लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, वहां जा भी रहे, सबको सबको मिल भी रहे। मैं इसका वीडियो रख दूंगा क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जो मैं बोल चुका हूं उसके बारे में फिर से सवाल किए जा रहे हैं। इसी में वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको फिर से मिल जाएंगे। शांति से देखिएगा, हम वीडियो को भी वायरल करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। मेरा नंबर फिर से मैं बोलता हूँ 9825468404, 9825468404। 10:30 हो चुके हैं, 10:30 तक का हमने कमिटमेंट दिया था और 10:30 पे हम यहाँ पे सेशन समाप्त करेंगे। हमारी विधि है सेशन समाप्त करने की। आचार्य, 2 शब्द। जय भगवान। बहुत खूब विंकल सिंह। जय भगवान, जय भगवान। बहुत अच्छे से समझाया, सिंपल तरीके से कोरोना कैसे हरा सकते हैं वो बहुत अच्छे से आपने समझाया। कोरोना से जो डर था, जो गलतफहमी थी, वो शायद आपकी बातों से सबकी कम हो गई होगी। हमारे शरीर में ही भगवान ने ऐसा इलाज रखा है जो एक कोरोना वायरस को मार सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो वीडियो है रिकॉर्ड हुआ है वो यूट्यूब पर हम रखेंगे। सबने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो वीडियो देख के आप उसके आंसर ले सकते हैं। अब आगे की प्रोसेस चालू करते हैं। हमारा अन्य आश्रय चालू। बहुत बहुत आभार। जय भगवान। आचार्य, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं 1-1.5 घंटे से बोल रहा हूँ तो अन्य आश्रय आप ले लीजिए और धुन जी भी ले लीजिए। जी जी जी। जय भगवान। श्री सद्गुरुदेव की जय। अन्याश्रय त्यजीयाव्यो एकताराज आश्रये पाप शोक हरि मारा राख तारो गणी मने अंतरयामी बधु जाणो तो ये प्रलाप ना त्यजू चंचल बुद्धि नो तेथी मौन क्यांथी धरी शकू तार लाजे टली तृष्णा उगी छे उर आभमा तोय हूँ आथड़ू नाथ अघोर अंधकार मा
દુઃખ ને દૂરથી દેખી થાઓ વ્યાકુલ વલ્લભ સુખના સ્વપ્નમાં રાચું હર્ષ પામી પ્રતિક્ષણ રાગ ભય તથા ક્રોધ કરે નૃત્ય ભયાનક કૃપાલુ કૃષ્ણ છે તુજ મારો એક સહાયક પ્રિયને પામતા હર્ષો અપ્રિય શોકમાં સરો આસક્તિ ચિત્તની રાણી કૃપાલુ કૃષ્ણ સે સ્મરો વંટોળે આવતા ધૂળ ઉડે છે અતિ વેગમાં સકલ ઇન્દ્રિયો તેમ ડોલે વિષય દેખતા વશના ઇન્દ્રિયો તેથી તારા દર્શન દુર્લભ કૃપાલુ કૃષ્ણ દે શક્તિ તો કરું ઇન્દ્રિયો વશ જ્યારે બનું મદનના શરનો શિકાર ત્યારે રમે તન મને સગળે વિકાર ને ના રહે હૃદયમાં શુભ કો વિચાર હે કૃષ્ણ તેજ સમયે કરજો સહાય ક્યારેક ક્રોધ તનના ગઢમાં ભરાય કંપે બધા અવયવો રસના સુકાય વાણી કઠોર પ્રગટે સ્મૃતિ નાશ થાય હે કૃષ્ણ તેજ સમયે કરજો સહાય આંખે અમી મધુરતા વચને જણાય ને ચિત્ત તો કપટમાં કળતું સદાય લોભે સ્મરું અહિત જો પરનું કદાચ હે કૃષ્ણ તેજ સમયે કરજો સહાય કૃપાલુ સર્વ સમયે કરજો સહાય રાજર્ષિ સર્વ સમયે કરજો સહાય લકુલીસ સર્વ સમયે કરજો સહાય શ્રી સદગુરુ દેવ श्री सदगुरुदेव की शंकर भोला शंकर भोला शंकर भोला रे गजमन शंकर भोला शंकर भोला शंकर भोला शंकर भोला रे गजमन शंकर भोला गौरी शंकर त्रिशूलधारी त्रिलोचन ने भुजंगधारी गौरी शंकर त्रिशूलधारी त्रिलोचन ने भुजंगधारी शंकर भोला शंकर भोला शंकर भोला रे भजमन शंकर भोला शंकर भोला शंकर भोला शंकर भोला रे भजमन शंकर भोला भजमन शंकर भोला भजमन शंकर भोला श्री सदगुरुदेव की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। सर्वेने सस्नेह जय भगवान। जय भगवान आचार्य, जय भगवान। एक वक्त जोर से बोलीशु श्री सद्गुरु की जय। ભગવાનનું નામ જરા જોરથી લઈએ તો એક ઉર્જા મળે છે। इतने सारे लोग यहाँ आए, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारी के सारी बात को बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज तरीके से स्प्रेड किया जाए। सरकार बोलती है कि होम क्वारंटाइन हुए, लेकिन होम क्वारंटाइन के अंदर वो जो मेडिसिन दे रहे हैं, वो मेडिसिन के अंदर से पैरासीटामोल हटा दीजिए, बाकी होम क्वारंटाइन हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबका शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। इस बात को स्प्रेड करने में हमारी मदद कीजिए। ये चैनल के ऊपर हम ये इस वीडियो को रखेंगे और उसके बाद हम वीडियो को भी स्प्रेड करेंगे, ताकि जिन लोगों ने सवाल पूछे वो सारे के सारे सवाल इस वीडियो में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप इसको फिर से देख के अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। कल फिर हम इसी तरह 9 बजे इकट्ठा होंगे। ये सत्संग रोज होता है। इस सत्संग के अंदर आज हमने कोरोना की बात की है, बाकी हम अध्यात्म की बात करते हैं, हम योग की बात करते हैं, हम बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। तो कोरोना काल चल रहा है, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी चैनल के ऊपर आप रोज 9 बजे आ सकते हैं। योग ध्यान साधना के बारे में कुछ ना कुछ जान सकते हैं और अपनी ऊर्ध्वगति का रास्ता आप खुद खोल सकते हैं। पता रहिए, हम 9 बजे रोज इस जगह इकट्ठे होते हैं। सबको जय भगवान कह के अपने अपने घर जाएंगे। सबको सस्नेह जय भगवान। अस्तु। जय भगवान जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान।